और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। एक केंद्र राज्य मंत्री की भी चर्चा है। चलिए देखते हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेता बड़ी ही गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिली। इस मौके पर वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। शेख हसीना और प्रियंका गांधी भी एक दूसरे को गले लगाते नजर आईं। केंद्रीय राज्य मंत्री और केरल से बीजेपी के पहले सांसद सुरेश गोपी ने सोशल मीडिया पर चल रही उनके इस्तीफे की खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि वो विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में काम करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। त्रिशूर से सांसद सुरेश गोपी ने रविवार को शपथ ली थी, लेकिन सोमवार सुबह से कुछ जगह ये गलत खबरें चल रही थी कि सुरेश गोपी अभी उन फिल्मों को पूरा करना चाहते हैं जिन्हें उन्होंने साइन किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली में जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। धर्मेंद्र प्रधान को एक बार फिर से मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ऐसे में उन्होंने शपथ के अगले दिन सबसे पहले सुबह भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक शख्स अपनी 13वीं के दिन घर लौटा, जिस पर उसके परिवार वाले और रिश्तेदार तो हैरान हैं ही, लेकिन खुश भी हैं। बताया गया कि सुरेंद्र जयपुर नौकरी करने गया था। फिर किसी ने फोन कर बताया कि राजस्थान के सवाई माधोपुर के पास वो एक सड़क हादसे का शिकार हो गया है। ऐसे में परिवार वालों ने भी उसकी पहचान कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन फिर 12वें दिन उसका फोन आ गया तो उसने बताया कि उसका मोबाइल खराब हो गया था, जिसकी वजह से वो परिवार से बात नहीं कर सका। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद देश के कई हिस्सों में रात में ही जश्न मनाया गया। पुणे में लोग सड़कों पर उतरे और झंडे के साथ नारेबाजी करते दिखे। उधर MP के इंदौर में भी ऐसा ही नजारा दिखा। वहां बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रशंसक सड़कों पर उतरे। इनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। पूरा देश की जीत है। इस जीत का हम हमेशा जश्न मनाते हैं। आज बड़ा पर हमारे इंदौर की परंपरा है कि भारत जब भी जीतती है और जीत का जोरदार मनाता है। आप देख सकते हैं कितना उल्लास है। जब तगड़ी बॉलिंग हुई तब हमें विश्वास हुआ कि नहीं, आज हम जीतेंगे और बहुत अच्छे रनों से जीतेंगे। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर नीट परीक्षा के नतीजों में हुई धांधली से जुड़ी है। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में नीट के नतीजे को रद्द कर दोबारा एग्जाम कराने की मांग की गई है। साथ ही ये भी मांग की गई है कि परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की SIT जांच की जाए और 4 जून को आए नतीजों के आधार पर होने वाली काउंसलिंग को भी रोका जाए। इस बार की परीक्षा में 67 छात्रों ने पहला स्थान हासिल किया है। उन्हें 720 में से 720 नंबर मिले हैं, जो हरियाणा के झज्जर से ताल्लुक रखने वाले एक ही सेंटर के हैं। लिहाजा परीक्षा नतीजों में लगातार हो रही गड़बड़ियों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मेरे मार्क्स नीट में 660 आ रहे हैं और रैंक 21,000 आ रही है। एक्सपेक्टेड रैंक मेरी 6,000 to 8,000 आनी चाहिए थी, बट इस बार जो ग्रेस मार्क्स आ रहे हैं लगे हैं, जो NTA ने बताए हैं, और पेपर का जो कुछ फॉल्ट इश्यूज आ रहे हैं बहुत सारे, उसकी वजह से मेरी रैंक में इन्फ्लेशन आया बहुत ज़्यादा। और एक्सपेक्टेड रैंक अगर 6,000 आती तो बेटर मेडिकल कॉलेज मेरे को मिल सकता था। मेरी रैंक अप्रॉक्स 25,000 की अप्रॉक्स आई है, जबकि ये मैंने सोची ही नहीं थी। और जितने भी रैंक प्रेडिक्टर्स थे उस पर मैंने चेक किया था तो मेरी रैंक अप्रॉक्स 7,000 की अप्रॉक्स बन पा रही थी। तो मैं NTA से एक ही चीज़ सवाल पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो इतना बड़ा रैंक में इन्फ्लेशन लाया, ये किस बेसिस पर एकदम से आ गया? क्योंकि 15 से 20,000 रैंक एकदम से इन्फ्लेट हो जाना, सर, इट्स नॉट पॉसिबल। नीट परीक्षा के रिजल्ट का विरोध शहर दर शहर बढ़ता जा रहा है। भीषण गर्मी में हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स
देश भर के अलग अलग हिस्सों में नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर री-नीट यानी ये परीक्षा दोबारा करवाने की मांग कर रहे हैं। देश के भावी डॉक्टर सड़कों पर हैं। उनके पेरेंट्स और कोचिंग टीचर्स के साथ विपक्ष भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में नीट में गड़बड़ी को लेकर इसे रद्द करने की मांग की। नीट यूजी के नतीजों में धांधली के आरोपों के बीच यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एनटीए के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि एनटीए का ऑफिस है, उसके बाहर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो विद्यार्थी हैं वो यहां इकट्ठे हो चुके हैं। एनटीए के खिलाफ नीट यूजी के नतीजे को लेकर जो है वो पूरे मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एबीवीपी से जुड़े कई छात्र हैं। तो सर, क्या हुआ कि आपको यहाँ आना पड़ा? ये एक्चुअली जो नीट यूजी का एग्जाम इस बार देश भर में हुआ, एनटीए जो हर साल कंडक्ट करती है, उस एग्जाम में बहुत गड़बड़ियां, बहुत भ्रष्टाचार के संदेह हैं, बहुत सारे अनियमितताएं सामने आई हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूं कि जो एग्जाम का रिजल्ट है, उस रिजल्ट में फर्स्ट रैंक 67 स्टूडेंट्स को दी गई, जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। जो रिजल्ट आए हैं, मुझे तक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता हुआ दिखता आ रहा है कि जब इनका एनटीए का एग्जाम हुआ नीट का, तब चुनाव हो रहे थे। जब 14 तारीख को आपका रिजल्ट आना था, तो 10 दिन पूर्व आपका रिजल्ट कैसे आ गया? नंबर लाकर भी कोई मायूस है तो कोई रैंक लाकर भी खुद को ठगा महसूस कर रहा है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के नतीजे जब से आए हैं, तब से कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जाहिर है, इस रिजल्ट से जितने अभ्यर्थी खुश हैं, उससे ज्यादा तादाद उन बच्चों की है जिन्हें इस बार दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली नजर आ रही है। इस साल नीट के 2024 के रिजल्ट में देखा गया कुछ ऐसी चीजें जो हमने कभी आज तक नहीं देखी है। 718 स्कोर, 719 स्कोर, और इसका जवाब देती है एनटीए की मिले हैं ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स का जो फॉर्मूला यूज किया है वो उन्होंने यूज किया अकॉर्डिंग टू 2018 जो क्लैट के पेपर का था, बट वो पेपर एक कंप्यूटर बेस्ड था, ये पेपर एक ऑफलाइन बेस्ड है। यही चीज नहीं, कितने सारे बच्चे जिनकी ओएमआर में भी गड़बड़ियां देखी जा रही है। जो ओएमआर उन्होंने फिल की थी वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है साइट पे। कितने सारे बच्चों को हिंदी मीडियम के होने के बावजूद भी उन्हें इंग्लिश मीडियम का पेपर दिया गया, इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी मीडियम का पेपर दिया गया। पेपर लीक होने की संभावनाएं भी बहुत सारी जगह से बताई जा रही है। नीट के नतीजों के खिलाफ सवालों का मोर्चा केवल स्टूडेंट्स ने ही नहीं खोल रखा है, बल्कि सवाल वो टीचर्स भी उठा रहे हैं जिनके पढ़ाए सैकड़ों स्टूडेंट्स हर साल नीट जैसी परीक्षाएं पास करते हैं। पहला प्रूफ मैं आपको देता हूं कि 2023 में 20 लाख बच्चे बैठे थे, 2024 में करीब करीब 24 लाख बच्चे बैठे। 20,50,000 से लगभग 24 लाख में बच्चे गए। ये संख्या बड़ी थोड़ी सी मैं मान रहा हूं, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछली बार 605 के ऊपर मात्र जहां 45-50 हजार बच्चे थे, इस बार ये संख्या बढ़कर लगभग 3 गुना हो गई है, 1.5 से 2.25 लाख। क्या एकदम से देश में इतने सारे बच्चे इंटेलिजेंट पैदा हो गए? यह असंभव है। दूसरा प्रूफ मैं आपको देता हूं, जिन 8 बच्चों की एक ही सेंटर से, जिनके सरनेम भी नहीं दिए गए हैं, उनको एक ही सेंटर से उनकी रैंक आई। अच्छा, मैं आपको इसमें एक खास बात और बताता हूं, जिन्होंने चीटिंग कराई उन्होंने चीटिंग तो कराई पर दिमाग नहीं लगाया। एनटीए ने बोला कि हम फर्स्ट रैंक को इस तरीके से देंगे कि जिसने पहले फॉर्म भरा उसकी रैंक पहले आएगी। अगर ये सारे बच्चे, ऐसा कैसे हो सकता है कि इन सारे बच्चों ने एक ही साथ फॉर्म भरा है? क्योंकि सबकी रैंक एक साथ आई है, यानी कि इनका फॉर्म किसी एक ही आदमी ने भरा है, एक ही सेंटर से हुआ है। आप सोचिए तो 720 की लिस्ट जारी हो गई है, पता नहीं कितने बच्चों में ये गड़बड़ी हुई है। वहीं परीक्षा परिणामों पर उठे सवालों को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी अपना पक्ष रखा और जांच के लिए कमेटी भी बना दी। इस साल सबसे कम जो है केवल एक क्वेश्चन चैलेंज हुआ, मतलब एक क्वेश्चन अफेक्ट हुआ। तो ये मतलब जो सिस्टम है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बुक्स अलग रहती हैं, तो एक क्वेश्चन केवल चैलेंज हुआ, विच इज द लीस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ लाइक नीट एग्जामिनेशन इन पास्ट फ्यू ईयर्स।
तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो इनका जो बच्चों का जो 1563 बच्चों का हमने वो किया, तो इनके जो मार्क्स रिवाइज होके भी कई बच्चों के मार्क्स जैसे नेगेटिव में थे तो नेगेटिव से नेगेटिव में ही रहे, -20 रहे, और कुछ बच्चों के मतलब टॉपर साइड में आ गए। और इनका जो 1563 का है उसमें से 790 बच्चे क्वालिफाई किए। 790 बच्चे मतलब उनका जो परसेंटेज है 50.54% है। जबकि जो टोटल जो 23,33,000 बच्चे अपीयर हुए थे उसमें से 13,16,000 बच्चे क्वालिफाई किए, उनका परसेंटेज 56% है। तो कहने का मतलब जो जिनको कंपनसेशन किया गया है उससे ओवरऑल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में या किसी में फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब ये कमेटी ही सवालों के घेरे में है, क्योंकि नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का जिम्मा अपनी ही गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी को जांच पैनल का अध्यक्ष बनाया है। यानी किसी भी संस्था का मुखिया ही अपनी संस्था की खामी की जांच के लिए बनी समिति का अध्यक्ष कैसे हो सकता है? नीट परीक्षा पर उठ रहे सवालों के बीच भोपाल की एक छात्रा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जब मैंने अपने आंसर की से अपनी OMR शीट चेक करी थी तब मेरा स्कोर हो रहा था 617, और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं एकदम श्योर थी कि मेरा अच्छा ही रिजल्ट आएगा। लेकिन जब मैंने देखा कि 340 मार्क्स आए हैं तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए और अनएक्सपेक्टेड भी, क्योंकि इतने मार्क्स कभी मेरे कम आए नहीं हैं और ना ही मेरी कोचिंग के किसी टेस्ट में इतने कम हुए होंगे। और हमने NTA पे मेल करी और कॉल करने की कोशिश करी, बट उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं था, तो इस वजह से हमने हाई कोर्ट में अपील करा। भोपाल में ही नहीं, नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के कार्यकर्ता विरोध में सड़कों पर उतरे हैं और धांधली के खिलाफ जांच करने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है NSUI के तमाम वो कार्यकर्ता जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर जो विवाद सामने आया उसे लेकर के देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जो केंद्र सरकार है उस पर भी जमकर हमला बोला जा रहा है। किस तरीके से आप इसे पूरे मामले को देखते हैं? खासतौर से जब हम बात करते हैं, कांग्रेस लगातार परीक्षाओं पर, भर्ती परीक्षाओं में देश भर में जो भ्रष्टाचार होता रहा है, घोटाले होते हुए उसको निशाना बनाती रही है। इस नीट परीक्षा में क्या गड़बड़ियां दिख रही? देखिए, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये बात थी कि जिस प्रकार से पेपर लीक यूपी में, मध्य प्रदेश में, आप देखेंगे पूरे देश में जिस प्रकार से पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, उसी का एक और जीता जागता नमूना जो है ये नीट एग्जाम में पेपर लीक का मामला है। जब नीट का एग्जाम हुआ था तभी जो है नीट का पेपर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था, लेकिन सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। छात्रों और संगठनों के भारी प्रदर्शन के बावजूद NTA ने री नीट एग्जाम से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब नीट पेपर लीक नहीं हुआ तो गिरफ्तारियां क्यों हुई? पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नीट टॉपर्स कैसे हो गए? एक ही एग्जाम सेंटर से 6 स्टूडेंट्स टॉप कैसे? लोकसभा चुनाव नतीजों के दिन ही नीट रिजल्ट क्यों जारी किया गया? नीट के नतीजों में हुई धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है, जबकि ABVP ने इस मामले में CBI जांच की मांग की है। NTA इस पूरे मसले पर लाख सफाई दे, लेकिन सवालों का बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पर नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर लोग गुस्से में हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। वहीं ABVP ने इस मामले में CBI जांच की मांग की है। मांग तो ये भी उठ रही है कि परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच SIT करे और काउंसलिंग को तुरंत रोका जाए। लिहाजा परीक्षा नतीजों में लगातार हो रही गड़बड़ियों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। लखनऊ से संतोष कुमार, दिल्ली से अनमोल बाली के साथ भोपाल से रवीश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे। JP नड्डा बने हैं स्वास्थ्य मंत्री। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले को लेकर NIA समेत दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। बताया गया है कि इस मामले में 4 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। साथ ही पुलिस ने आशंका जताई है कि श्रद्धालुओं की बस पर गोली चलाने वाले 2 आतंकी हो सकते हैं, जिनकी तलाश जारी है।
सिक्किम में नई सरकार ने कमान संभाल ली है। वहां प्रेम सिंह तमांग ने दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। पिछले दिनों विधानसभा चुनावों में तमांग की पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 32 में से 31 सीटें हासिल की थी, जबकि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को केवल एक ही सीट हासिल हुई है। दिल्ली में मानसून 29 जून तक ही दस्तक देगा, ये अनुमान एक बार फिर से मौसम विभाग ने लगाया है। अभी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश की संभावना नहीं है। वैसे मानसून समय से 2 दिन पहले ही मुंबई में दस्तक दे चुका है, लेकिन इसके बाद भी वो देश के दूसरे हिस्सों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दफ्तर के मामले में सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। अब वो अपने दफ्तर को 2 महीने यानी कि 10 अगस्त तक खाली कर सकेंगे। ये दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट के परिसर में बना हुआ है। जिस जगह दफ्तर है वहां दिल्ली हाईकोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार होना है। यूपी के रामपुर में तलाक के 12 साल बाद एक जोड़ा फिर से एक दूसरे के साथ आ गया। दरअसल इनकी शादी साल 2004 में हुई थी। हालांकि इसके 8 साल बाद किसी बात पर विवाद हुआ और दोनों ने तलाक ले लिया। इस दौरान 3 बच्चे पति के साथ रह गए तो एक बेटी पत्नी के साथ। हालांकि फिर अब तलाक के 12 साल बाद ये दोनों एक शादी समारोह में मिले तो एक दूसरे को देखकर भावुक हो गए। ऐसे में उन्हें गलती का एहसास हुआ और दोबारा उन्होंने निकाह कर लिया। खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। रविवार शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। इसके 24 घंटे बाद आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया। इस कार्यकाल में भी गृह मंत्रालय का कार्यभार अमित शाह संभालेंगे। इनके अलावा राजनाथ सिंह ही रक्षा मंत्री रहेंगे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर को ही बनाया गया है। नितिन गडकरी पहले की ही तरह सड़क परिवहन विभाग संभालेंगे। इसके साथ ही सहयोगियों को भी साधने की कोशिश की गई है। जेडीयू के लल्लन सिंह को पंचायती तो चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण की जिम्मेदारी दी गई है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये तस्वीरें मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट मीटिंग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए 72 मंत्रियों की फौज तैयार की है। नितिन गडकरी को फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजनाथ सिंह को भी फिर रक्षा मंत्री बनाया गया है। वहीं निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह धर्मेंद्र प्रधान भी शिक्षा मंत्री बने रहेंगे और अमित शाह फिर से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। एनडीए के सहयोगी दलों में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय सौंपा गया है। टीडीपी के राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। इसी तरह जेडीएस के कुमारस्वामी को भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय सौंपा गया है। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी इस सरकार में सौंपी गई है। पहली कैबिनेट बैठक में पहला फैसला किसानों और गरीबों के लिए हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनेंगे, जिसमें बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन मुफ्त दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले कार्यभार संभालते ही प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उस फाइल पर दस्तखत किया जिसमें किसानों के हित का फैसला था। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए की अगली किश्त जारी की, जिससे देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ होगा। एक ही लक्ष्य, नेशन फर्स्ट, एक ही इरादा, 2047 विकसित भारत। और मैंने पब्लिकली कहा है, मेरा पल पल देश के नाम है। और मैंने ये भी वादा किया है देश को, 24/7 फॉर 2047। मुझे वो टीम से अपेक्षाएं हैं
मैं मेरी टीम से ये चाहता हूं। अपने एक्शन से प्रधानमंत्री मोदी ने विजन बता दिया है, रोड मैप तैयार है, काम शुरू हो चुका है। अपने इरादों का ऐलान शपथ ग्रहण से पहले ही प्रधानमंत्री ने कर दिया था। मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए, पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है। और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं, और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है, मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है। और जब मैं सरकार में बैठ करके कोई निर्णय करता हूं तो मैं सोच रहा हूं कि मैंने आज 140 करोड़ देशवासियों को इस रूप में मैंने पूजा की है और उनके चरणों में मैंने इस योजना के रूप में एक पुष्प चढ़ाया है। उस भाव से मैं काम करता हूं। नई सरकार पर सियासत भी खूब हो रही है। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे से पहले ही कांग्रेस ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिए थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी को 1/3 पीएम बताते हुए पोस्ट लिखा कि 24 घंटे बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है, ये पहले से घबराए हुए हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा भी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसने से नहीं चूके। पहली बात तो ये मोदी 3rd नहीं है, ये NDA 3 है। अब मोदी जी हर चीज में अपना नाम डालना चाहें तो अब तो जनता भी देख रही है कि ये NDA 3 है। और जब आप मोदी 3 बोलते हो तो जरा नायडू साहब से और नीतीश जी से भी पूछ लो कि ये मोदी 3 कहेंगे या NDA 3 कहेंगे। नंबर 2, शायद इसका संदेश मोदी जी को समझ में आ जाए कि जो राहुल गांधी को या गांधी परिवार को या नेहरू जी को या कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे, उनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया और अब मजबूरी में नरेंद्र मोदी को भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ गया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई मंत्रियों के विभागों को दोहराया गया है। बता दें कि मोदी 3.0 कैबिनेट में शामिल कुल कैबिनेट मंत्रियों में 25 बीजेपी के हैं और 5 मंत्री पद सहयोगी पार्टियों को दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आ गए हैं धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। देश में फिर से NDA सरकार बनने के बाद सुबह शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। सेंसेक्स ने अब तक का अपना सबसे ऊंचा 77,079 का स्तर छुआ। हालांकि फिर कारोबार खत्म होते होते सेंसेक्स 203 अंक नीचे लुढ़ककर 76,490 पर खिसक गया। वहीं निफ्टी 31 अंक गिरकर 23,259 पर बंद हुआ। सोने की कीमतों में सुबह गिरावट रही, हालांकि फिर ये पिछले सेशन की तरह प्रति 10 ग्राम 71,800 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं दिल्ली में चांदी की कीमतों में हल्की बढ़त रही। चांदी 200 रुपए ऊपर 92,100 रुपए पर पहुंच गई। अब व्हाट्सएप पर भी ब्लू टिक मिलेगा। मेटा चीफ मार्क जकरबर्ग ने इसका ऐलान किया, यानी अब आप पैसे देकर अपना व्हाट्सएप अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हैं। इससे बिजनेस अकाउंट को काफी फायदा मिल सकता है। ये सुविधा भारत समेत कुछ देशों में शुरू की गई है। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी भीषण गर्मी में जल संकट का सामना कर रही दिल्ली की। इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली में आसमान से बरसती आग में प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं है। दिल्ली में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। भीषण जल संकट के बीच दिल्ली के कई इलाकों में टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है, जो कि लोगों की जरूरत के हिसाब से देखें तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। पानी का टैंकर आते ही खत्म हो जाता है। लोग बड़ी संख्या में टैंकर से पानी लेने के लिए पाइप का इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान कई लोग बड़ी मुश्किल से पानी ले पाते हैं और बिना पानी के ही रह जाते हैं। दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। सरकारी निर्देशों के मुताबिक पानी से गाड़ियों की धुलाई नहीं की जा सकती और न ही किसी इमारत के निर्माण में पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है।
पानी बर्बाद करते हुए पाए जाने पर सरकार 2000 का जुर्माना लगा सकती है। किस तरीके की समस्या है अंकल जो पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? आजकल जो ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है पानी की, इसमें पानी गंदा भी आता है और उसको प्रॉपर्ली भी नहीं आता है। यहाँ पानी की बहुत शॉर्टेज चल रही है। टैंकर मंगाए तो टैंकर से पानी बहुत मुश्किल से आता है और इसके हमने कई बार कंप्लेंट भी की है, इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ टाइमिंग से पानी आता था मॉर्निंग में और इवनिंग में, अब वो टाइमिंग से नहीं आ रहा, क्योंकि जब आता था हम वेट करते थे और कई बार तो हम रात भी जागते थे कि जैसे 3 से 8 बजे तक के बीच में आएगा और वो नहीं आता था। फिर उसके बाद हमें काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती थी, क्योंकि नहाने के लिए भी चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए, बाकी चीज़ चल जाती है लेकिन पीने के लिए तो चाहिए। काफ़ी टैंकर्स भी आ रहे हैं पर वो ये है कि कितने टैंकर्स आएंगे, फिर भी पानी की किल्लत इतनी हो रही है कि लोगों को घरों में पानी की दिक्कतें ज़्यादा होती जा रही हैं, पीने को नहीं मिल रहा, कभी खाने बनाने में दिक्कतें हो रही हैं, गर्मी इतनी बढ़ रही है कि पानी तो भाई चाहिए सबको। नहीं, यहाँ पानी तो खूब चाहिए, क्योंकि नहाने धोने के लिए भी चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए और वैसे भी बाथरूम में भी चाहिए, कपड़े भी धोने हैं, सारे काम करने हैं। पानी की तो बहुत समस्या है और कभी आता भी है तो बहुत गंदा आता है, बदबू वाला आता है, क्योंकि हम यूज़ भी नहीं कर सकते, ना कपड़ों में ना नहाने धोने में, किसी में नहीं कर सकते। बहुत प्रॉब्लम है पानी की तो। बिल्कुल भी पानी नहीं है हमारे यहाँ। हम 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, पानी आता ही नहीं है। मोटर चलती रहती है, गंदा पहले पानी आएगा। हम कितना भरेंगे भी तो कितना भरेंगे, पहली बार तभी भरेंगे ना अगर आएगा पानी तो। हमारी पानी की बहुत समस्या है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी समस्या को दूर किया जाए और पानी घर घर पहुँचाए। टैंकर में हम कितने मंगवाएंगे? 1 मंगवाएंगे, 2 मंगवाएंगे, 10 मंगवाएंगे, टैंकर से तो यहाँ हो ही नहीं सकता। टैंकर के लिए तो दूर जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ हर घर में टैंकर आ नहीं सकती। इसके लिए एक जगह इकट्ठा करके तब लोगों को टैंकर से पानी पहुँचाई जाती है, और वो भी उसकी टाइमिंग फिक्स नहीं है। हमें इंतजार करना पड़ता है, एक दूसरे से खबर लेनी पड़ती है कि टैंकर कब आ रही है, तब वो भी टैंकर से थोड़ी बहुत जो पानी है वो मिल पाता है। हमें 7:30 कई बार ड्यूटी पे पहुंचना होता है, उस समय हम पानी की उसको देख रहे हैं। कई बार कॉल करनी पड़ती है हमें पड़ोस में कि आपका आ रहा नहीं आ रहा। और रही बात टैंकर की, कि अगर हम टैंकर भी मंगाते हैं तो टैंकर के लिए मतलब कई बार बाहर ही मतलब लोग बाग इतना भीड़ हो जाती है, जैसे कि हमें पता चलता है जब तक वो पानी ही मतलब खत्म हो जाता है, पता चलता है कि टैंकर फिर से मंगाया जाएगा। पहले तो पानी आता टाइम से आता था, सुबह भी आता था, एक बार शाम को आता था, लेकिन अब कोई टाइम नहीं है। और जिस टाइम चलाते हैं कई बार तो बहुत ही गंदा पानी आता है जिसको हम यूज भी नहीं कर सकते। राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत पर सियासी घमासान मच गया हो, लेकिन इन सब के बीच विवेकानंद कैंप पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आम लोग यहाँ पर पानी के लिए बाकायदा जो है देख सकते हैं आप किस तरह से पानी आ रहा है। पानी की रफ्तार तो बहुत कम है। हाँ कम है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जाता है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद 1 दिन डाल के जाता है। टैंकर कब आता है? कभी 9 बजे आता है, कभी 12 बजे आता है, ऐसे आता है। टैंकर आने का ठीक समय है? नहीं, ठीक समय नहीं है। आप क्या कहेंगी? पानी के लिए क्या समस्या हो रही है? यहाँ पर पानी तो आता है लेकिन 2-3 दिन बाद छोड़ के आता है पानी, और ज्यादा देखे भी नहीं जाते। देखिए पानी को लेकर के जो स्थिति है आप देखेंगे कि लोगों का कहना है कि टैंकर आता तो है लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए। साफ है कि जैसे जैसे इस सीजन में तापमान बढ़ रहा है, डिमांड पानी की ज्यादा हो रही है, इलाके जो है पानी को तरस रहे हैं। लोग को पानी की जब ज्यादा आवश्यकता है तभी लोग बहुत ज्यादा पानी न मिलने की वजह से जो है पीड़ित है, और सबसे खास बात कि किसी तरह से एडजस्ट कर रहे हैं कम पानी में भी। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। मानसून की बारिश ने जहां एक और मुंबईकरों को परेशान किया है, तो वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए मरीन ड्राइव से हाजी अली के बीच कोस्टल रोड फेज 2 का आज उद्घाटन कर दिया गया। इस कोस्टल रोड पर आम लोग सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक यानी कि 16 घंटे अपनी गाड़ियों में फर्राटा भर सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबईकरों को मुंबई कोस्टल रोड फेज 2 के तौर पर सुगम यातायात की शानदार सौगात दी है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मरीन ड्राइव के प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर को हाजी अली से जोड़ने वाली करीब 6.5 किलोमीटर लंबी कोस्टल रोड का उद्घाटन कर दिया।
ये सी लिंक रोड मंगलवार सुबह 7 बजे से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस रोड के चालू होने से मरीन ड्राइव से हाजी अली की दूरी महज 7 से 8 मिनट में पूरी हो जाएगी, जबकि ट्रैफिक टाइम में इसके लिए 35 से 40 मिनट का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, इसके चालू होने से फ्यूल कंजम्पशन भी करीब 34% तक कम होगा। इस वक्त मुंबई के कोस्टल रोड का जो फेज 2 में नया रोड खुला है, हम वहां से पास हो रहे हैं। अरेबियन सागर के नीचे से ये टनल है, जिस टनल से इस वक्त हम लोग पास हो रहे हैं। अब ये रोड खुलने के बाद मरीन ड्राइव से वर्ली 8 से 10 मिनट में सफर तय किया जाएगा, जो कि ट्रैफिक टाइम पे कभी कभी 30 से 40 मिनट भी लगते थे। ये बात सही है कि अभी तक कनेक्ट नहीं किया गया है वर्ली सी लिंक और मुंबई कोस्टल रोड को। एक बार वो हो जाएगा अक्टूबर में तो ट्रैफिक और भी अच्छे से फ्लो होगी। फिलहाल पहला कोस्टल रोड 2 महीने पहले खुला, जो कि वर्ली से मरीन ड्राइव 8 किलोमीटर लंबा था, और अब ये मरीन ड्राइव टू वर्ली जो रोड खुला है ये 6.5 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर वर्ली में आप बाहर निकलेंगे, वर्ली नाका होते हुए आप बांद्रा सी लिंक जा सकते हैं, जहाँ से बांद्रा की तरफ मुंबई उपनगर की तरफ जाया जा सकेगा। फिलहाल ये सड़क आम लोगों के लिए वीकडेज में सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक यानी 16 घंटे के लिए चालू रहेगा। वीकेंड में यानी सैटरडे संडे ये कोस्टल रोड आम लोगों के लिए बंद रहेगा, ताकि प्रोजेक्ट के बाकी हिस्से को पूरा किया जा सके। दरअसल ये प्रोजेक्ट कुल 10.58 किलोमीटर का है, जो मरीन ड्राइव को बांद्रा वर्ली सी लिंक से जोड़ेगा। उम्मीद है इस साल की जुलाई तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। आपको भी बहुत सुविधाजनक होगा, सब पत्रकारों को जल्दी जा सकते हैं। अभी आज जो धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड का एक टनल 9 किलोमीटर का वर्ली से जो वहां जाता है मुंबई की तरफ, वो खोल दिया था। ये दूसरा टप्पा, दूसरा फेज है 6.25 किलोमीटर का। ये अपना हाजी अली और अमरसंस यहाँ ओपन हो जाएगा, और जुलाई महीने में वो वर्ली तक ओपन हो जाएगा। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये टनल किया है, ये कोस्टल हाईवे किया है। 40 से 50 मिनट पहले लगते थे, अभी केवल 8 मिनट में ये जो प्रवास है हो जाएगा। कोस्टल रोड सरफेस पर 8 लेन की और टनल में 6 लेन की बनाई गई है। आपको बता दें कि इसी साल 11 मार्च को वर्ली से मरीन ड्राइव के बीच 9.5 किलोमीटर लंबी कोस्टल रोड का उद्घाटन किया गया था। जुलाई में वर्ली सी लिंक से कनेक्ट होने के बाद ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर अब तक करीब 14,000 करोड़ की लागत आ चुकी है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी का नवाज शरीफ को करारा जवाब। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को साफ शब्दों में जवाब दिया कि भारत सरकार की प्राथमिकता में भारतीयों की सुरक्षा हमेशा सबसे ऊपर रहेगी। दरअसल मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी बधाई मिली। वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर बधाई संदेश भेजे, लेकिन नवाज ने ये भी लिखा कि आइए नफरत को उम्मीद में बदलने की कोशिश करते हैं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये जवाब दिया कि भारतीय लोग हमेशा से शांति, सुरक्षा और विकासशील आइडिया को तवज्जो देते हैं। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। साथ ही वो पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से भी मिले। इस मौके पर उन्होंने आडवाणी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। इनके अलावा शिवराज ने मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की। तीसरी बार मोदी सरकार के गठन के साथ ही विदेश मंत्रालय ने डिप्लोमेटिक मोर्चे पर अपना काम फिर तेज कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू से अलग अलग मुलाकात की। ये सभी नेता प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे हुए हैं। भारत से शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी टीम की किरकिरी। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर।
मनसुख मांडविया देश के नए खेल मंत्री बनाए गए। उन्होंने अनुराग ठाकुर की जगह ली। मनसुख मांडविया पिछले कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री थे। उनके साथ रक्षा खडसे खेल राज्य मंत्री होंगी। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ। वो 18 पायदान की छलांग लगाकर 77वें स्थान पर पहुंच गए। ऐसे में अब पेरिस ओलंपिक सिंगल्स ड्रॉ में उनकी जगह लगभग पक्की हो गई। टीम इंडिया के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने ऋषभ पंत की वापसी की तारीफ की। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद ऋषभ को बेस्ट कैच को लेकर मेडल दिया। इस दौरान शास्त्री ने खिलाड़ियों को बताया कि 2022 में ऋषभ पंत की कार दुर्घटना की खबर पढ़कर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और जब उन्हें अस्पताल में देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा था। हालांकि शास्त्री ने अब उनकी वापसी पर खुशी जताते हुए कहा कि वो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा हैं।